नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हम इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। आइए आगाज करेंगे अपने जम्मू कश्मीर की खबरों का। शुमाली कश्मीर में एलओसी के साथ सटे हंदवाड़ा के खानपुरा इलाके में इतवार की रात हुई मुठभेड़ में मारे गए एक मिलिटेंट की लाश आज सुबह बरामद कर ली गई है। मारे गए दहशतगर्द के दूसरे साथियों को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके में घेराबंदी करते हुए तलाशी मुहिम चलाई। गौरतलब है कि इतवार को रात करीब 9 बजे खानपुरा से जंगल से गुजर रहे आर्मी की 47 आरआर के जवानों पर वहां पर छिपे दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया और जवानों ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की और मिलिटेंट्स को मुठभेड़ में उलझाते हुए उनकी घेराबंदी शुरू कर दी। ऑफिसर्स के मुताबिक आधी रात के बाद मिलिटेंट्स की तरफ से गोलियों की बौछार बंद हो गई, लेकिन जवानों ने घेराबंदी नहीं हटाई और आज सुबह सूरज निकलने के बाद उन्होंने तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान मिलिटेंट्स की गोलियों से छलनी लाश मिली, लेकिन मिलिटेंट्स के साथियों की तलाश जारी है। खानपुरा गांव के पास जो पहाड़ियाँ हैं, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे कुछ मिलिटेंट का मूवमेंट होने की संभावना है। तो इसी सूचना के आधार पर 47 आरआर, एसओजी हंडवारा और 92 बटालियन सीआरपीएफ के द्वारा एक संयुक्त अभियान उस एरिया में किया गया, कॉर्डन एंड सर्च अभियान। एंड जब छानबीन की जा रही थी, जंगल सर्च किया जा रहा था, तो कल शाम को मिलिटेंट से कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद पूरी रात जो सर्च चलता रहा और बीच बीच में मिलिटेंट से कांटेक्ट हुआ और एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। और जब सुबह उस एरिया का, पूरे फॉरेस्ट एरिया का सर्च किया गया, तो वहाँ पे एक आतंकवादी की मृत शरीर प्राप्त हुआ, जो लगता है संभवतः कि विदेशी मूल का है, और AK-47 हथियार और साथ में मैगजीन और राउंड और भारी मात्रा में असले की बरामदी हुई। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा के तंगधार इलाके में ब्राउन शुगर, हथियार और गोला बारूद के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। J&K पुलिस के मुताबिक समाज से खासतौर पर नौजवानों को हो रही नशे की लत को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार कदम उठा रही है और इसी सिलसिले में इत्तला पर पुलिस ने पुलिस स्टेशन करनाह की एक खास टीम और BSF के जवानों ने नाकेबंदी करके गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान 2 सूमो गाड़ियों से 12 किलो ब्राउन शुगर और 2 AK-56 राइफल और 56 राउंड गोलियां बरामद की गई। पकड़े गए रफीक अहमद, जाकिर हुसैन, मुश्ताक अहमद और मुजफ्फर मलिक करनाह के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और बांदीपुरा MLA उस्मान मजीद ने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस के पास ना तो कोई सरकार बनाने का प्रपोजल लेकर आया और ना ही कांग्रेस इस वक्त सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त कोई भी पार्टी सरकार बनाने की कोशिश में नहीं है और ऐसे में हम भी इंतखाबात की तैयारियों में लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद को अपना CM कैंडिडेट करार दिया। वाज़ेह है कि मजीद बांदीपुरा में जश्न वुलर के इख्तितामी जलसे में शिरकत करने वुलर लेक पहुंचे हुए थे। हमारा डिस्कशन ये नहीं था कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, हमारा डिस्कशन ये था, इस पे हम फोकस कर रहे थे कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकली हमको क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी जिससे हम रियासत का सिनेरियो को देख के इसको ठीक कैसे करें। तो उसमें एक पॉइंट ये था। दूसरा ये कि अगर इलेक्शन हो गए, जैसा लग रहा है कि सरकार बनने के अभी कम चांस लग रहे हैं, जैसे कि चमागोइयाँ बहुत हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास ना कोई आया है, ना कांग्रेस किसी के पास गया है सरकार के बारे में। तो हमारे सोच में ऐसा नहीं है। हमने आने वाले दिनों में गुलाम नबी आज़ाद को एज चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट पेश करना है, ये हमने डिसाइड वहाँ किया है जब भी है, लेकिन वो इलेक्शन के जरिए, लोगों के मैंडेट के जरिए। ना कोई लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम इस चीज़ में शामिल हो जाएंगे जहाँ लोग फिर नफरत के उसमें जाएंगे, तो नफरत के दरवाजे फिर खुलेंगे इस रियासत में, जम्मू में, कश्मीर में, लेह लद्दाख में। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे लोग हमसे मेन स्ट्रीम से दूर हो जाएंगे। और जम्मू कश्मीर के दहशतगर्दाना तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन ने अपने 35 दहशतगर्दों की तस्वीरें जारी की हैं। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के दूसरी बरसी पर यह तस्वीरें जारी की गई हैं। दहशतगर्द बुरहान वानी के मारे जाने के 2 साल पूरा होने पर हिजबुल मुजाहिदीन ने अपने 35 दहशतगर्दों की तस्वीरें जारी की हैं। ये वो दहशतगर्द हैं जो हाल में ही हिजबुल से जुड़े हैं। इन तस्वीरों में सभी मिलिटेंट्स राइफल लिए हुए देखे जा सकते हैं। ये कश्मीर के अलग अलग जिलों से हैं, कई इनमें काफी पढ़े लिखे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन ने इन सब को एक कोड दिया हुआ है और ये भी बताया है कि दहशतगर्द कब उसके साथ जुड़ा।
सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से वादी में लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं और दहशतगर्द मारे जा रहे हैं। ऐसे में हिजबुल ने जो तस्वीरें जारी की हैं, ये हिंदुस्तानी आर्मी को चैलेंज की तरह हैं। 2018 में ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने 100 से ज्यादा मिलिटेंट्स का सफाया कर दिया है और अब इन 35 दहशतगर्दों की लिस्ट जारी करने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन ने खुद इनकी पहचान उजागर कर दी है। लिहाजा इनका खात्मा भी जल्द होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जम्मू कश्मीर में आईपीएस अफसर का लापता भाई शमसुल दहशतगर्द ग्रुप हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया है। सोशल मीडिया पर हाथ में थामे AK-47 राइफल लहराते शमसुल की तस्वीर वायरल हुई। सरकारी जराये के मुताबिक शोपियान में रहने वाला शमसुल श्रीनगर शहर के बाहर जकरा में गवर्नमेंट कॉलेज से बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी की पढ़ाई कर रहा था और मई माह में उसके लापता होने का मामला दर्ज किया गया था और अब उसकी फेसबुक और ट्विटर समेत सोशल मीडिया की कई साइटों पर AK-47 राइफल के साथ फोटो वायरल होने के बाद मिलिटेंसी में शामिल होने का खुलासा हुआ है। खबर के मुताबिक शमसुल 22 मई को दहशतगर्दाना ग्रुप में शामिल हो गया था। हालांकि पुलिस के अफसर तस्वीर की सच्चाई का पता लगाने की बात कह रहे हैं। वहीं इस पर रियासत के साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर कविंद्र गुप्ता। कविंद्र जी, हिजबुल मुजाहिदीन ने 35 मिलिटेंटों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने हाल ही में मिलिटेंसी की जो तंजीम है उसको ज्वाइन किया है। कितना सीरियस इशू मानते हैं? ऐसा है कि कश्मीर में नई भर्ती होना मिलिटेंट्स में तो बड़ा चिंता का विषय है। सरकार इसके बारे में सोच रही है। इससे पहले भी बहुत सी अपील्स हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि माताओं द्वारा या उनके परिवार द्वारा, और काफ़ी लोग वापस भी आए थे। सरकार अपने ढंग से देख रही है। मुझे लगता है कि एक आपके माध्यम से उनको ये कहा जाता है कि आप मेन स्ट्रीम में आइए, नहीं तो बाकी का उनका भी हशर वही होने वाला है जो बाकियों का होता है। आपको लगता है कि रेडिकलाइज किया गया है उनका जो दिमाग है उसको, जो खासकर जो कम उम्र के लोग होते हैं बच्चे? इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान प्रस्त लोग आज भी कश्मीर में अपनी गतिविधियां जारी की हुए हैं, लेकिन सरकार उन्हें ख़त्म करने में अपना रोल निभा रही है। और मुझे लगता है कि जो पिछले दिनों 180 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी जिन पर शक है, वो काफ़ी को मार गिराया गया और आने वाले समय में बाकियों को भी इस तरह हशर। रविंदर जी, पॉलिटिकल लीडर्स को भी निशाना बनाया गया, एक खातून की मौत हो गई, कैसे देखते हैं इसको? देखो, आतंकवादियों का मेन मिशन होता है आतंक फैलाना, और उस टेरर के माध्यम से लोग कश्मीर घाटी में कम आए या यहाँ पर जो लोगों की वही उनकी जो एक सोच है। सरकार और विशेष करके गवर्नर रूल में जो यूनिफाइड कमांड्स की मीटिंग हुई, उससे पहले भी राजनाथ सिंह जी अभी आए थे, जो सुरक्षा बलों की मीटिंग हुई, मुझे लगता है सरकार अपनी रणनीति बना रही है। उस रणनीति के माध्यम से वो अपना काम कर रही है। आप क्या देखते हैं इसको? एलिनेशन देखते हैं लोगों में जो मिलिटेंसी ज्वाइन की है, या आपको लगता है कि इस वक्त गवर्नर रूल में जो है थोड़ी सॉफ्ट पॉलिसीज हो गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सुरक्षा बलों को पहले से ही खुला हाथ दिया गया है और खुला हाथ दिया भी जाना चाहिए। मुझे लगता है वो काम कर रहे हैं। इस प्रकार की गतिविधियों में कोई भी उनको स्पेयर नहीं किया जाता। आपको लगता है कि वो खुद कश्मीरी जो लोग हैं उनको निशाना बनाया है, अगवा करते हैं? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, एक ही समाज, वो मुस्लिम समाज से संबंध रखते हैं और मैक्सिमम लोग वो जो मरते हैं वो भी उन्हीं के समाज के। ये अच्छी बात नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश में गुलदस्ता है। मुझे लगता है कि उन लोगों को जो इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, स्थानीय लोग जब तक हिम्मत करके सामने नहीं आएंगे तब तक इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। और वक्त बदल रहा है और स्थितियां सुधरेंगी। अब जो निशाना जो बनाया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस को, आज भी बनाया गया, आपको लगता है जो NIA की कार्रवाई हुई है या आसिया निकाश जो अंद्राबी को गिरफ्तारी की गई है उसका ये बदला लेने की कोशिश? इस प्रकार की घटनाएं पहले भी होती हैं और काफ़ी सालों से हो रही हैं। उसी की ये कड़ी है। आसिया अंद्राबी को NIA ने बनाया, इसका हम स्वागत करते हैं। और भी जो इस प्रकार के लोग हैं जो ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। कविंदर गुप्ता, जिनका कहना है कि ऐसे लोग जो गैर सामाजिक जो गतिविधियों में मुलविस हैं, खासकर कश्मीर घाटी में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से ये मिलिटेंट ज्वाइनिंग की जो बात सामने निकल के आई है, उसमें माता पिता को रोल निभाना होगा और अपने बच्चों को ये अपील करनी होगी कि वो मिलिटेंसी का रास्ता छोड़कर वापस आ जाएं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू।
इधर बीजेपी लीडर और एमपी जुगल किशोर ने जी मीडिया से खास बातचीत के दौरान कहा कि आम कश्मीरी अमन पसंद है और लेकिन पाकिस्तान कश्मीर के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश में लगा रहता है। उन्होंने आसिया अंद्राबी का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार गुनहगारों को नहीं बख्शेगी, जो भी मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होगा उसको सख्त सजा होगी। बीजेपी सांसद जुगल किशोर हमारे साथ मौजूद हैं। जुगल जी, एक दफ़ा फिर से आज कश्मीर घाटी में ग्रेनेड अटैक हुए और जो खासकर जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या लीडर हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। हालांकि मरकज़ी हुकूमत की यही कोशिश है कि हालात ठीक किए जाए, लेकिन इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं उसको कैसे देखते हैं? ऐसा है, जब से गवर्नर राज लगा है तो जम्मू कश्मीर में बेल्ट फोर्सेज और दूसरी जो हमारी फ़ौज है उनके द्वारा मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए और मिलिटेंटों को पकड़ने के लिए धरपकड़ जो है वो ज़ोरों से शुरू हुई है और कुछ कार्रवाई जो है वो पत्थरबाजों पर भी कड़ी कार्रवाई करने के संकेत जो है वो मिल रहे हैं। इसलिए जो मिलिटेंट है वो हताश हुए हैं, परेशान हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम भी कश्मीर में हैं और इसलिए वो हताशा में कुछ कदम ऐसे उठा रहे हैं जिससे कि एक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाए। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पर, हमारी वेल्ट फोर्सेस पर, हमारी फ़ौजों पर, आर्मी पर, पुलिस पर, जम्मू कश्मीर पुलिस पर कि ये उनसे डील कर लेंगे। और अब वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर जो है वो मिलिटेंटों रहित होगा। कोई मिलिटेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगा, सब पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की। आपने कहा कड़ी कार्रवाई, दुख्तराने मिल्लत की जो आसिया अंद्राबी है उनको दिल्ली ले जाया गया, एक कड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लेकिन ऐसे में महबूबा मुफ्ती का बयान आता है कि ये आप कश्मीर की जो महिलाएं हैं उनको दिल्ली ले जाया जाएगा, उन्होंने आपत्ति जताई। किस तरह से देखते हैं? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, कानून अपना काम करेगा, वो चाहे महिला हो, चाहे वो कोई मर्द हो या कोई मिलिटेंट हो। जब देश विरोधी गतिविधियों में कोई भी अगर शामिल होगा तो उस पर तो कानूनी कार्रवाई होगी। देश विरोधी गतिविधियों में रहने वाला चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये संकेत जो हैं साफ केंद्र सरकार ने दे दिए हैं और उसी के नाते जो लोग पाकिस्तान के साथ संबंध बनाए हुए हैं और आतंकवादियों को यहाँ से फीडबैक देते हैं उन पर कार्रवाई तो होगी ही होगी। उसके लिए अब उन लोगों को तैयार रहना चाहिए जो इस स्वभाव के लोग हैं। सर, 2019 का इलेक्शन आने वाला है, आप लोकसभा एमपी हैं और जो बीजेपी का इस वक्त खास कर जो ध्यान है वो 2019 के इलेक्शन के ऊपर है और जो समर्थन वापस लिया गया वो इसलिए लिया गया कि कश्मीर में हालात मामूल की तरफ जाएं। तो आपको लगता है कि अभी जो हालात हैं उनको कैसे देखते हैं इस वक्त जो कश्मीर के हालात हैं? ऐसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया था, सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी उसी को लेकर आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, विकास विकास विकास। तो विकास के अड़ंगे कोई नहीं आना चाहिए, विकास की गति जो है वो तेज गति के साथ आगे बढ़नी चाहिए। तो विकास के नाते ही हम सब जो है वो काम कर रहे हैं। अभी हमारा इलेक्शन की ओर कोई ध्यान नहीं है, इलेक्शन एक साल भर के बाद होगी तो देखेंगे, जो होगा सो होगा। ये विकास जो है ये इलेक्शनों के साथ नहीं जोड़ा जाता, लेकिन जो प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में धीमी गति से चल रहे थे अब उनमें तेज़ गति आई है और जो पैसा केंद्र सरकार ने यहाँ जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्टों के लिए दिया था वो प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हों और लोगों को समर्पित किया जाए, तभी सबका साथ सबका विकास का नारा जो है वो कारगर सिद्ध होगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है और वही हमारा खासकर जब 2014 के इलेक्शन हुए थे तब भी काफ़ी युवाओं ने कश्मीर में वोटिंग की थी और काफ़ी लोग बाहर निकल के आए थे। आपको लगता है ज़्यादातर जो मेजोरिटी है कश्मीर के अंदर वो शांति चाहती है इस वक्त? बिल्कुल, मेजॉरिटी में लोग देशभक्त हैं और वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर का अमन और शांति जो है वो भंग हो। लेकिन पाकिस्तान समर्थित कुछ लोग तो जहाँ पर हैं जो कि नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति हो। अब कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अब देखेंगे थोड़े दिनों के अंदर जो लोग ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित हैं वो सारे के सारे जेल के अंदर होंगे और बाकी लोग जो हैं वो खुश हैं उनसे। जब भी इलेक्शनें होंगी तो इलेक्शनों को मैं आपने पहले भी देखा है कि लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इलेक्शनों में भाग लिया है और आने वाले दिनों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे।
और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला एक प्रोग्राम में शिरकत करने जम्मू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और पीडीपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पीडीपी सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और आज खुद दावा करते हैं कि वो नाकामयाब हो गए। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को घेरते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ किया करती थी, लेकिन अब कह रही हैं कि मोदी की 56 इंच की छाती से 1 इंच जम्मू कश्मीर को दे दो। वाज़ेह हो कि उमर अब्दुल्ला जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खवातीन विंग को खिताब कर रहे थे। देखिए, कहना तो यही चाहते हैं कि ऐसी चीज़ों को मेंटेन करके रखना चाहिए जो पीछे काफ़ी सालों से 60-65 सालों से अगर मानसर हमारा इतना एक मतलब फेमस प्लेस है, तो मुझे लगता नहीं पिछली सरकारों ने कुछ किया होगा। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि अभी जो रिसेंट की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी इसके बारे में कुछ करना चाहिए था। बट इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है या केंद्र सरकार का जो इसमें रोल हो सकता है, उनको इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। आपने बहुत अच्छा इशू आपने टेकअप किया है, तो हम भी अपने माध्यम से इसको ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वहीं राज्यसभा मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम वजीर आला की तजवीज जवाहरलाल नेहरू की देन है और अब जेएंडके में हिंदू सीएम भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पीडीपी के पास सिख या हिंदू मेंबर हैं तो उसे सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि नेहरू की बनाई पॉलिसी अब ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वामी ने कहा कि बीजेपी ने साल 2014 के इंतखाबात में देश को करप्शन फ्री करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि अपने वादों को पूरा करने के लिए मरकजी हुकूमत को 5 साल और चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपने वादों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि जून में बीजेपी ने पीडीपी से हिमायत ले ली थी और जम्मू कश्मीर में इस वक्त गवर्नर रूल है। और जम्मू कश्मीर से दिल दहला देने वाली खबर आई, जहां पर पीडीपी लीडर को अगवा करने आए मिलिटेंट्स ने मुखालफत करने पर उनकी अहलिया का कत्ल कर दिया। दहशतगर्दों ने अपने शौहर को बचाने आई खातून शकीला बेगम का बेरहमी से गला रेत दिया। रियासती पुलिस के मुताबिक इतवार देर रात को 2 मिलिटेंट पीडीपी लीडर अब्दुल मजीद डार के घर उन्हें अगवा करने की नीयत से घुसे। इस दौरान उनकी अहलिया ने डार को बचाने की कोशिश की, तभी मिलिटेंट्स ने शकीला बेगम पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। और पुलवामा जिले के त्राल में मिलिटेंट्स ने सीआरपीएफ के कैंप पर ग्रेनेड से 2 हमले किए। इस हमले में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। कैंप पर ग्रेनेड से हमला कर मिलिटेंट फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला करने वाले मिलिटेंट्स की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में भी मिलिटेंट्स ने त्राल में ही सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड से हमला किया था। तो पुलवामा जिले के त्राल में मिलिटेंट्स ने सीआरपीएफ के कैंप पर ग्रेनेड से 2 हमले किए। आगे बढ़ेंगे और बांदीपुरा की बात करेंगे किश्तवाड़ की। जी हां, बांदीपुरा से पहले किश्तवाड़ की बात करते हैं। किश्तवाड़ के कावड़तंजी इलाके में मकामी लोगों ने इंतजामिया, एफकॉन और सीवीपीपीएल अथॉरिटी के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। मकामी लोगों की माने तो उनके साथ वादा खिलाफी की गई है। दरअसल इलाके में पाकुल पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए जिन लोगों की जमीनें ली गई उनका इल्जाम है कि जमीन लिए जाने के वक्त जमीन के मालिकों को तरह तरह के वादे किए गए थे, लेकिन जमीन लेने के बाद किए गए वादों पर अमल नहीं किया जा रहा है और ना तो प्रोजेक्ट के तहत उन्हें नौकरी दी गई है, ना ही मुआवजे की पूरी रकम अदा की गई है। एहतजाज कर रहे लोगों ने एफकॉन और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड पर जमीन के मालिकों की अनदेखी का इल्जाम लगाया है। वाज़ेह है कि ये लोग 2 दिनों से अपनी मुतालबात को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। वहीं एहतजाज के दूसरे दिन किश्तवाड़ के एमएलए सुनील शर्मा ने एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि उनकी मुतालबात को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना तो उनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुन रही है, ना तो इफकॉन कंपनी सुन रही है और ना ही हमारे सीवीपीपी के ऑफिशियल सुन रहे हैं। तो ऐसा क्या फायदा ऐसे प्रोजेक्ट बनाने का, जिन लोगों ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया और प्रोजेक्ट बनाने के नेशनल इंटरेस्ट में, लेकिन उन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है। और अफसोस तब होता है जब हमारे डिप्टी कमिश्नर के पास वो लोग मिलने जाते हैं और डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ उन्हें वहां ये रेस्पॉन्स देते हैं कि अगर आप खाली नहीं करोगे तो मैं डोजर चलाऊंगा। मकान तो मकान है, गौशेड तो गौशेड है। गौशेड का भी बोल रहे हैं कि मकान में इसका भी कंपनसेशन दिया है। उतनी धांधली मचा के रखी है यहाँ, जो कि जितना भी हमारा शामलाट लैंड है, जो हक शामलाट मिलता है हमें, वो भी आज तक नहीं मिला है। जितने भी फ्रूट्स हमारे थे उनका भी हमें आज तक कंपनसेशन नहीं मिला है। और प्लस अब है कंपनी की बारी, हमें कंपनी के बारे में बोल रहे हैं कि आपको कंपनी में भी हमारा कोई परमानेंट जॉब के लिए कुछ।
इधर गवर्नर एनएन वोरा पुंछ के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने डाक बंगला में जिले के सभी इंतजामिया के अफसरान के साथ मीटिंग की और जिले में चल रहे तरक्याती कामों का जायजा लेने के साथ ही अफसरान को सभी तरक्याती कामों को वक्त पर पूरा करने की हिदायत भी दी। इस मौके पर अपने पुंछ दौरे के बारे में बात करते हुए वोरा ने कहा कि गवर्नर राज नाफिज होने के बाद लोगों की परेशानियों को जानने और उनको हल करने के लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की है और आगे भी लोगों की मुश्किलात को हल किया जाएगा। सारी पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे सोशल संस्थाएं हैं, पब्लिक पर्सनैलिटीज हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो काम करने वाले हैं, जगह जगह से डिमांड्स आती हैं, कुछ रिक्वेस्ट आती हैं, कुछ कंप्लेंट्स आती हैं। हमें वैसे भी एहसास है कि जगह जगह प्रॉब्लम्स हैं, हर ज़िले में हैं और ज़िले के हर हिस्से में है प्रॉब्लम सब जो है। इधर जम्मू कश्मीर से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहां पर पीडीपी लीडर को अगवा करने आए मिलिटेंट्स ने मुखालफत करने पर उनकी अहलिया का कत्ल कर दिया। दहशतगर्दों ने अपने शौहर को बचाने आई खातून शकीला बेगम का बेरहमी से गला रेत दिया। रियासती पुलिस के मुताबिक इतवार देर रात को 2 मिलिटेंट पीडीपी लीडर अब्दुल मजीद डार के घर उन्हें अगवा करने की नीयत से घुसे। इस दौरान उनकी अहलिया ने डार को बचाने की कोशिश की, तभी मिलिटेंट्स ने शकीला बेगम पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और गला रेत दिया। लोगों ने आनन फानन में उन्हें श्रीनगर के अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। फिलहाल मामले की जांच में जुट गए हैं पुलिस। वारदात के बाद से मकामी लोगों में दहशत है। और पुलवामा जिले के त्राल में मिलिटेंट्स ने सीआरपीएफ के कैंप पर ग्रेनेड से 2 हमले किए। इन हमलों में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। कैंप पर ग्रेनेड से हमला कर मिलिटेंट फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला करने वाले मिलिटेंट्स की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में भी मिलिटेंट्स ने त्राल में ही सिक्योरिटी फोर्सेज पर ग्रेनेड से हमला किया था। तो त्राल से खबर है, जहां पर पुलवामा में त्राल में मिलिटेंट्स ने सीआरपीएफ के कैंप पर ग्रेनेड से 2 हमले किए हैं और इन हमलों में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। कैंप पर ग्रेनेड से हमला करके मिलिटेंट फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला करने वाले मिलिटेंट्स की तलाश शुरू कर दी है। फरवरी की अगर हम बात करें, इसी साल फरवरी में भी मिलिटेंट्स ने त्राल में सिक्योरिटी फोर्सेज पर ग्रेनेड से हमला किया था। तो लगातार कार्रवाइयों के चलते बौखला गए हैं मिलिटेंट्स और इस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर ग्रेनेड फेंका गया है सीआरपीएफ पर त्राल में, और लेकिन ये अच्छी बात है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई भी इसमें जख्मी नहीं हुआ है। शेख कौसर इस वक्त हमारे साथ पुलवामा से हमारे रिपोर्टर भी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी, जानना चाहेंगे क्या कुछ कह रही है सीआरपीएफ? जी, तकरीबन सुबह 10:15 के करीब 180 बटालियन सीआरपीएफ हेडक्वार्टर त्राल पे मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका, जो कि गेट के बाहर फटा, जिससे कोई भी माली या जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे एरिया को मुहासे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी, जो कि बाद में खत्म हुई। उधर बड़गुंड त्राल में तकरीबन 2:45 के करीब 180 बटालियन सीआरपीएफ टिकट पे भी तकरीबन 3 बजे ग्रेनेड हुआ। उससे वहां पे भी कोई भी जानी माली नुकसान नहीं हुआ। उसके फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे एरिया को मुहासे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी, जो कि अभी तक जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस हद तक सिक्योरिटी फोर्सेज कामयाब होगा। जी, क्या कुछ बता पा रही है सिक्योरिटी फोर्सेज, ये किस तंजीम के मिलिटेंट्स की हरकत हो सकती है? जी, अभी तक ये किसी भी तंजीम या कोई भी किसी ने ये इसकी जिम्मेवारी नहीं ली है, तो अभी ये बताना मुश्किल होगा कि किस तंजीम ने ये ग्रेनेड फेंका। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। त्राल से हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ थे, शेख कौसर। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के हमले हो रहे हैं, लेकिन हिफाजती एहलकारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। एक छोटे से वक्फे के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौटेंगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की और भी खबरों पर। खैर मकदम है आपका। ब्रेक के बाद कश्मीर एक्सप्रेस में बीजेपी लीडर और साबिक स्पीकर डॉक्टर निर्मल सिंह ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान कठुआ में जारी तरक्याती कामों की जानकारी ली। उन्होंने कठुआ में पानी की परेशानी दूर करने को लेकर ओहदेदारों को हिदायत भी दी।
इधर 2 दिन की हड़ताल के बाद वादी कश्मीर में आम जिंदगी पटरी पर लौट आई है। 8 जुलाई को हिजबुल के कमांडर बुरहान वानी की बरसी और अलहदगी पसंद लीडर आसिया अंद्राबी की गिरफ्तारी को लेकर शनिचर से कश्मीर में हड़ताल जारी थी। हड़ताल की कॉल JRL ने दी थी। कश्मीर में एहतजाज को रोकने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के लिए इंतजामिया ने कर्फ्यू जैसी पाबंदियां भी लगा दी थी। वहीं वादी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन के बाद कश्मीर में रौनक फिर से लौटने को आ रही है और दुकानें, कारोबारी इदारे, बैंक और पेट्रोल पंप खोले गए हैं। 2 दिन के बाद रोड पर गाड़ियां फिर से दौड़ती नजर आईं। करीब 2 दिन के बाद शहर श्रीनगर और वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में रौनकें बहाल हुई। हम मौजूद हैं श्रीनगर के इंतहाई बिजी मार्केट में, महाराजा बाजार के पास में है। आप देख सकते हैं कि आसपास में लोगों की बड़ी तादाद जो है खरीदो फरोख्त में मसरूफ रही। दुकानें, कारोबारी इदारे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ आज 2 दिन के बाद दोबारा खुल गए। ताहम इंटरनेट सर्विस को कल रात 10 बजे शहर श्रीनगर में 4G सर्विस को रेस्टोर किया गया। ताहम सदर जिला मकामात पर यानी साउथ कश्मीर के कुलगाम, त्राल और मुतअद्दिद इलाकों में अभी तक इंटरनेट सर्विस की जो सर्विस है वो बहाल नहीं कर दी गई। ये बहुत ही इंतहाई बिजी मार्केट है। यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद सुबह से शाम खरीदो फरोख्त में मसरूफ रहती है, चाहे वो आपका कोई भी आम शख्स हो या शहर श्रीनगर के दूर दराज इलाके से हो, क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो इंतहाई बिजी रोड जो कि LD हॉस्पिटल की तरफ जाता है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर खरीदो फरोख्त के लिए आती है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो अलहदगी पसंद लीडरान की कॉल जो है लगातार शनिचर और इतवार को मुकम्मल हड़ताल रहने के बाद आज एक बार फिर रौनकें बहाल हुई और दोबारा पटरी पे जो है दोबारा जिंदगी लौट आई। और आज हमने सुबह से आम लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 2 दिन कई कर्फ्यू, कई दफ़ा 144, कई हुक्म इम्तनाई, कई ऐसे मामला भी चले कि वो पूरा दिन अपने ही घरों में रहे। सैर सपाटे की तरफ, गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग की तरफ बहुत कम लोगों ने रुख किया। लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद आज शहर श्रीनगर में दोबारा रौनकें लौट आई और बसें जो है सवारियों को लेकर दफातरों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी की तरफ दौड़ती नजर आई। जबकि आम खरीदारों से हमने बात की, दुकानदारों से बात की तो उन्होंने भी कहा कि आज 2 दिन के बाद ऐसा लगा कि जैसे कोई नई जिंदगी की सुबह हुई हो। फारूक वानी के साथ सैयद तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। और इन दिनों तलबा में पारसी जबान सीखने और पारसी में तालीम हासिल करने का जो शौक है वो बढ़ रहा है, दिलचस्पी बढ़ रही है, जबकि ये जबान कश्मीर में बोली नहीं जाती है। ऐसे में तलबा का पारसी जबान में दिलचस्पी दिखाना बहुत खास बात है। इस बारे में जी सलाम नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने कश्मीर यूनिवर्सिटी में पारसी के HOD डॉक्टर जावेद इकबाल से बात की। जो एशिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, ना कि हिंदुस्तान में बल्कि एशिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। ईरान के बाद अगर कहीं इतने ज्यादा स्टूडेंट्स फारसी पढ़ रहे हैं वो कश्मीर यूनिवर्सिटी शोबे फारसी में है। जम्मू में जो मुबारक मंडी म्यूजियम है, 25,000 फाइल्स वहाँ फारसी में है जो डोगरा पीरियड की है। चूंकि 1895 तक हमारी सरकारी जबान यहाँ जम्मू कश्मीर में फारसी थी। गोया 800 साल तक हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बतौर खास जम्मू कश्मीर में फारसी सरकारी जबान की हैसियत से रही है। अनंतनाग में सिविल सोसाइटी की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद की गई जिसमें कि समाजी बुराइयों पर काबू पाने और नौजवानों को बुराइयों से दूर रखने के लिए जरूरी कदम उठाने पर गौर किया गया। मीटिंग में समाजी कारकुन डॉक्टर रफीक कोचक समेत कई शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर रफीक कोचक ने समाजी बुराइयों पर काबू पाने के लिए वालिदैन और टीचर्स को अपना रोल अदा करने पर जोर दिया। इसका जो है मॉरल वैल्यूज फिर जिंदा हो जाए, सोसाइटी में एक अवेयरनेस करनी है। मैंने अपने तकरीर में भी कहा, पहला मदरसा जो है वो घर है, माँ बाप है। उस मदरसे से बच्चे को निकाले यहाँ बाहर, उसके बाद स्कूल आता है। एक तो जरिए माश के लिए तालीम पढ़ते हैं, एक जो उसूल है खुदा और उसके रसूल ने हमारे लिए रखे हैं उन पर चले, मसला बिल्कुल खत्म हो जाता है। सुकून आएगा, अमीर गरीब नहीं रहेगा, मुफ्लिस मोहताज नहीं रहेगा, उन उसूलों पर। इधर मेंढर में आज हज पर जाने वाले लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन के दौरान हज पर जाने वाले 113 खवातीन और मर्द मौजूद रहे। इस दौरान इंतजामिया के कई ऑफिसर मौजूद थे। वाज़ेह है कि हज पर जाने वाले लोगों को वायरल से लेकर कई तरह की बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है।
सोपोर टाउन में आजमीन हज के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें कि बड़ी तादाद में आजमीन ने हिस्सा लिया। बीएमओ सोपोर डॉक्टर समाउल्लाह के मुताबिक इस प्रोग्राम में 600 से ज्यादा आजमीन को टीका लगाया गया। इस दौरान मर्द और खवातीन आजमीन की लंबी कतार भी देखने को मिली। इस प्रोग्राम के दौरान मकामी और आजमीन ने खूब तारीफ भी की, इंतजामिया की, साथ ही अस्पताल इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। यहाँ हाजिर थे और यहाँ जो मुलाजिम इसके लिए तैनात किए गए हैं, उनका हम बेहद मशकूर हैं कि इन्होंने अच्छी तरह रब्त ज़ब्त से अच्छे तरीके से इस काम को निभाया। हर एक को अपनी बारी पर बुला रहे हैं और किसी को तकलीफ नहीं है। और यहाँ पे 3 ब्लॉक्स के टीका लगना है, एक तो डंगी वचा, दूसरा रोहामा और तीसरा ब्लॉक सोपोर। इन 3 ब्लॉक्स के जितने भी हुजाज कराम हैं उनको आज यहाँ पे टीका लगेगा। ये प्रोग्राम हमने सवेरे 9 बजे से शुरू किया और इंशाल्लाह 4-5 बजे तक ये जारी रहेगा। पुंछ के तहसील मंडी के लोरन गांव डन्ना खड़पा के पास हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स जख्मी बताया जा रहा है। जख्मी शख्स को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। आपको बता दें कि एक टाटा सुमो गाड़ी जो कि खड़पा से मंडी को जा रही थी, एक मोड़ के पास बैलेंस खोकर नीचे खाई में गिर गई। हादसे में जान गंवाने वालों की शिनाख्त मुख्तार अहमद और मोहम्मद रियाज के तौर पर की गई है। 2 तो हो चुकी हैं आज। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, कि वो कहने की बात नहीं है, मगर एक को ले गए हैं उधर, वो सीरियस है वो भी, मगर 2 मर। इधर गांदरबल में लोगों को बेहतर रोड कनेक्टिविटी देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में गांदरबल के तौहीद चौक से नारायण बाग तक मैग्डेमाइजेशन का काम शुरू किया गया है। इस मौके पर एडीडीसी नजीर अहमद और एमएलए शेख इशफाक जब्बार मौजूद थे। वाज़ेह है कि इस रोड को पहले ही अपग्रेड किया जा चुका था और अब रोड के मैग्डेमाइजेशन का काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में जल्दी ही मकामी लोगों को बेहतर रोड कनेक्टिविटी का फायदा मिलने की उम्मीद है। नारायण बाग 8.5 किलोमीटर की लेंथ है, इसको रोड को हमने अपग्रेड किया और आज मैग्डेमाइजेशन कर रहे हैं, जो 14.5 करोड़ रुपए की लागत से हम काम जारी है। और दूसरा हमने बद्रगोंड गिराज जितने भी मुल्क का 5-6 देहात आते हैं, नबार्ड में हमने ये कोई 3 करोड़ की रुपए की लागत से उस रोड का हमने आज मैग्डेमाइजेशन शुरू की। और हमने ये रेपुर बाला का ये जो मियां मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का जो जियारत है, वहाँ तक हमने ये मैग्डेमाइजेशन करीब 2.5 किलोमीटर का रोड हमने यहाँ मैग्डेमाइजेशन के लिए शुरू किया। इधर सीपीआईएम के स्टेट बॉडी के एग्जीक्यूटिव मेंबर और कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन डार ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनका कोई पार्टी ज्वाइन करने का इरादा नहीं है, वो एक सोशल वर्कर की तरह काम करेंगे। 30 साल से सीपीआईएम के लिए काम कर रहे मोहम्मद अमन डार का पार्टी छोड़ना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इख्तिलाफ था, दूर था, अलग था, आप साइडलाइन मान लो या मैं अलग था या मुझे साइडलाइन किया गया था, बट आई वाज ऑलवेज इन द पार्टी और पार्टी के साथ मेरा हमेशा मेंबरशिप रहा है। आज मैं पहली बार बेसिक मेंबरशिप से रिजाइन कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ के, ताकि मैं अपने तरीके से लोगों के बेहतर तरीके से कुछ कदम कर सकूं। कांग्रेस की जानिब से पार्टी के सीनियर लीडर और बनिहाल के एमएलए विकार रसूल वानी की सदारत में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें कि कांग्रेस के सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। इस दौरान कारकुनों ने अपने खिताब के दौरान रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाली और गुज़िश्ता सरकार और निशाना लगाते हुए कहा कि सरकार ने रियासत के लोगों से जो वादे किए थे वो खोखले और झूठे साबित हुए हैं। रियासत में मौजूदा सूरत हाल के लिए पीडीपी और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। और आज मीटिंग का यही मकसद था कि हम पार्टी की मीटिंग लें, मंथली मीटिंग लें और अपनी जो प्रोग्रेस है वो लोगों को बताएं। और जो सियासी उथल पुथल इस वक्त स्टेट में है, जो इस वक्त मारामारी हो रही है सरकार में, 3 साल में जितनी किलिंग्स हुई उसको भी हम कंडेम किया आज की मीटिंग में। और हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब जो है वो हालात स्टेट के सुधारें और फिर चुनाव में चले जाएं। चुनाव आए और लोग जो हैं वो अपना वोट डालें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस बार हमारा गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है और हमने भी जितने काम किए हैं इस इलाके में वो बहुत ज़्यादा हैं, लातेदाद हैं और इतनी मजबूत है कांग्रेस पार्टी
कि पहले हमारे 98 पोलिंग स्टेशन थे, अब 104 है। मुझे यकीन है कि 104 के करीब करीब पोलिंग स्टेशनों में हमारी लीड होगी। हर जगह कांग्रेस पार्टी है। इधर रामबन में खसरा और रुबेला से लड़ाई के लिए कमर कस ली गई है। इस जानिब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जारी प्रोजेक्ट के तहत नेशनल पब्लिक हेल्थ सर्विलांस मकामी वॉलंटियर्स के साथ खसरा और रुबेला के टीके लगाएगी। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए महकमा सेहत से ताल्लुक रखने वाले स्टाफ के लिए एक ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। इस दौरान उन्हें टीका देने के लिए जरूरी जानकारी फराहम कराई गई। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रामबन का जो मीजल रुबेला वैक्सीन है, जो MR वैक्सीन है, जो नई लॉन्च होनी है 1 सितंबर से, तो ये इसमें हम हर बच्चे को कवर करेंगे जो 9 महीने से लेके 15 साल तक है। ये हमारा जो है आजकल इनको ये ट्रेनिंग चल रही है पूरे स्टाफ को, इसको लॉन्च करने के लिए और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। रियासती गवर्नर NN वोरा पुंछ के एक रोजा दौरे पर पहुंचे। डाक बंगले पर गवर्नर की मीटिंग चल रही थी। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर गवर्नर से मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी और आंगनवाड़ी वर्कर्स को गवर्नर से मिलने नहीं दिया गया। डाक बंगले पर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने गवर्नर से मिलने की मांग को लेकर हल्ला करने की कोशिश की तो पुलिस ने वहां आई सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया। इधर रामबन में ऑल MG नरेगा कर्मचारी एसोसिएशन यूनिट ने जॉब पॉलिसी की मांग को लेकर एहतजाज किया। एहतजाज करने वालों का कहना है कि कई सालों से वो अपनी मांग को लेकर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 6 महीने पहले रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के वजीर अब्दुल हक खान से भी मांग की थी, लेकिन उन्होंने मांग पूरी करने का यकीन दिलाया पर कोई वादा पूरा नहीं किया। नरेगा कर्मचारी एसोसिएशन अब रियासती गवर्नर से अपनी मांग पूरी करने की अपील कर रहा है। एहतजाज करने वालों में मर्द, खवातीन और बच्चे भी शामिल रहे। अपनी जायज़ डिमांड जो है जॉब पॉलिसी को लेके है कि रियासती सरकार हमारे सामने जो है हमारी जॉब पॉलिसी को वाज़ह करे, क्योंकि यहाँ जो मुलाजमीन है हमारे अक्सर मुलाजमीन जो है वो अपनी उम्र की ऊपरी हद को पार कर चुके हैं और दहाइयों से यहाँ महकमा दही तरक्की में काम कर रहे हैं और रियासत की सबसे बड़ी, मुल्क की सबसे बड़ी फ्लैगशिप स्कीम जो है MG नरेगा, इसको चलाने में इन्होंने अपना कलीदी रोल अदा किया है और रियासती सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि इनके लिए जो वादे किए गए थे जॉब पॉलिसी के ताल्लुक से उस कमेटी की वो रिकमेंडेशन सामने आएंगी, लेकिन 6 माह से उस कमेटी की रिपोर्ट ना आना तशवीश का बाइस थी और इसी बेशतर जो है ऑल MG नरेगा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने फिर से जो है फिलहाल 48 घंटे की कॉल दी है। कुलगाम में एक इनोवा कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कि एक अमरनाथ यात्री की मौत हो गई। इस हादसे में 4 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जख्मियों में 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। हादसे में हरियाणा के रहने वाले गौरव राज नाम के एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। तो कुलगाम से एक खबर है जहां पर कुलगाम में इनोवा कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कि एक अमरनाथ यात्री की मौत हो गई है। इस हादसे में 4 लोग जख्मी हैं। कार की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त, कितनी भयानक ये हादसा रहा होगा। और अस्पताल में 4 लोग जख्मी थे, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। हादसे में हरियाणा के रहने वाले गौरव राज नाम के एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। तो अमरनाथ यात्रा पर ये लोग निकले थे और कुलगाम में इनोवा कार हादसे का शिकार हो गई। इसमें एक अमरनाथ यात्री जिनका नाम गौरव राज बताया जा रहा है, जो कि हरियाणा के रहने वाले थे, उनका इंतकाल हो गया, उनकी जान चली गई है और 4 लोग जख्मी हुए हैं। खुर्शीद आलम हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कुलगाम से, उनसे मजीद इत्तलात फराहम करेंगे। जी खुर्शीद, जानना चाहेंगे इस हादसे के बारे में और जो जख्मी हैं उनकी हालत कैसी है? जी इमरान, आपको मैं बताते चलूं, ये जो हादसा ये सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब जम्मू से एक इनोवा गाड़ी जो आ रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रीनगर की तरफ आ रही, तो ये जिग काजीगुंड के मुकाम पर ये गाड़ी लड़क गई, तो जिसमें एक यात्री की मौत मौके पर ही हो और 4 दीगर लोग जख्मी हो गए, जिनमें 2 लोगों को श्रीनगर के सिकिम हॉस्पिटल रेफर किया गया और बाकी जो 2 है वो इमरजेंसी हॉस्पिटल काजीगुंड में उनको इलाज के लिए रखा गया। लेकिन अगर देखा जाए कि ये ऐसे कि कौमी शहर पे बार बार ऐसे हादसा होते रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि
ये महकमे ट्रैफिक अमला जो है वो पूरी तरह इसको ठीक तरीके से नजर नहीं लगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे आपको ये बताएंगे इससे पहले भी कई हादसा हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे तेज रफ्तार से गाड़ियां चलते हैं, लेकिन अगर मॉनिटर करने के लिए ट्रैफिक कवानीन वहां पे अमलाए जाए तो मुझे लगता है ऐसे हादसा पेश नहीं आएंगे। जी इमरान, बिल्कुल, हादसा बहुत खतरनाक था जिसमें कि एक की जान चली गई है। अमरनाथ ये यात्री थे, सभी इसमें अमरनाथ यात्री थे। जी इमरान, बिल्कुल, इसमें जो गौरव राज जो है ऊपर ही जान गंवा बैठा, तो जो बाकी जो 4 लोग हैं उनमें जो 2 लोग, इसमें एक लेडी भी थी जो गौरी नाम की लेडी, वो उनको श्रीनगर के सिकम्स हॉस्पिटल रेफर किया गया। विनोद और गौरी नाम की जो 2 उनमें जख्मी, उनको श्रीनगर के सिकम्स हॉस्पिटल रेफर किया गया। बाकी जो 2 हरी मयान और अशोक कुमार नामी जो 2 अफराद है उनको वहीं मुकामी हॉस्पिटल, इमरजेंसी हॉस्पिटल खरीगुड़ में उनको इलाज के लिए रखा गया। जी इमरान, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये हादसा पेश आया है, क्या बताया क्या जा रहा है? जो गाड़ी चला रहा था उसकी लापरवाही थी या और कोई वजह? बिल्कुल इमरान, आपकी बात सही है कि अगर जब भी हमने कई बार ऐसा देखे कि हादसा जो कौमी शाहराह पे होते रहे, यही सबसे बड़ी जो गलती है वो ड्राइवर हजरात की होती है, क्योंकि वहां गाड़ियां जो है तेज रफ्तार के साथ चलती है। फिर जब तेज रफ्तार के साथ ये गाड़ियां चलती है तो एकदम इनका कंट्रोल नहीं होता है, जिससे इनकी ब्रेक वगैरह फेल हो जाती है। तो ये जाहिर सी बात है, फिर वहां एक ऐसा हादसा होता है जिससे कई लोग जान गंवा बैठते हैं। जी इमरान, जी शुक्रिया आपका खुर्शीद आलम इस जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस में और भी खबरों के साथ। सभी गांवों में सरकारी लैट्रिन बाथरूम जो बने और प्लाट भी कटी हैं, लेकिन इस गांव में कुछ अभी सुविधा ऐसी है नहीं। हमारे पे कोई ऐसी बिजनेस ना आ जाए तो इतने पैसे हो जाते जहाँ हम लैट्रिन बाथरूम बना लें या मकान बना लें। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मुल्क की एक बड़ी आबादी के पास खुद का घर नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। राजौरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों के लिए घर बनाए जा रहे हैं, जिससे कि मकामी लोग काफी खुश हैं। हमेशा तिनके ही चुनते गुजर गई जिंदगी अपनी, मगर चमन में कहीं आशियां बना ना सके। अजीज लखनवी के ये शेर मुल्क के लाखों बेघरों के लिए लिखे गए होंगे, जो अपने घर बनाने का ख्वाब तो पालते हैं, लेकिन मुफलिसी में वो ख्वाब कभी हकीकत नहीं हो पाता। राजौरी में भी कई बेघर अपने लिए आशियाने का ख्वाब देखते हैं। राजौरी का ये इलाका पहाड़ी है, ज्यादातर मकान कच्चे हैं। जाहिर है हर साल इसकी मरम्मत करनी पड़ती है। इसके बावजूद बर्फबारी के दौरान तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग किसी तरह मजदूरी और खेती कर अपना पेट पालते हैं। गरीबी की वजह से ये अपने घर की मरम्मत भी नहीं करवा पाते। नतीजतन मौसम की मार खा खा कर इन गरीबों का आशियाना गिर जाता है। इसके बाद ये गरीब या तो अपने रिश्तेदारों या जानने वालों के रहमो करम पर उनके घरों में पनाह लेते या खुले में सोने को मजबूर होते। बहुत मुश्किल है, जो कच्चे मकान है, अभी कुछ है और भी कच्चे मकान है, और लेकिन कुछ बन गए हैं, और गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ठीक ठाक पला किया है। तो कितने मुश्किल में रहते थे जिनका मकान गिर गया? बहुत मुश्किल है, रात के रहने की जगह भी नहीं थी, वो मकान गिर गए थे, कहीं लोगों के घर में रहे। और जो गवर्नमेंट मदद कर रही है कितनी अच्छी स्कीम है। हाँ, अच्छी स्कीम है ये, गवर्नमेंट जो मदद कर रही है बहुत अच्छी स्कीम है। अब सूरत थोड़ी सी बदली है, जहाँ कच्चे मकान गिरे हुए हैं वहीं पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। मकान बनाने के लिए ईंट और जरूरी सामान ढोए जा रहे हैं। गरीबों का आशियाना तैयार किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि अगर मकामी लोग इतने गरीब हैं तो इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो अपने लिए पक्का घर बनवा सकें। दरअसल इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जा रहा है, जिसे पाकर लोग काफी खुश हैं। अब IAY को चेंज करके PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके रिलेटेड हमने सब मतलब जो भी हमारे इस PMAY के अंदर जिनकी IDs होती हैं उनमें जो लोग फॉल करते हैं, हम प्रायोरिटी बेस पर जो
जो जिसमें बेवा भी होती हैं, और साथ में और भी जितने भी गरीब बिलो पॉवर्टी की लाइन के लोग जितने भी होते हैं उनको हम प्रायोरिटी देते हैं, और प्रायोरिटी देकर हम उनकी मदद करते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि आपने देखा भी होगा कि घर जिस जगह पे आपने अगर जाके इंस्पेक्शन किया तो वहाँ पे आपको घर पाए मिले हैं। भाई सर, ये जो बहुत गरीब लोग हैं, ये पहाड़ी इलाका, बहुत बड़ी बर्फ पड़ती है यहाँ, तो ये गरीब लोग बेचारे किसी के घर में रहते थे। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से ये थोड़ी बहुत ही सहूलत जो हमें मिली है, हमने लोगों को जितना मकान बनवा रहे हैं हम साथ में होके, तो ये मकान आपके सामने है, और भी मतलब मकान जो हम दे रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो बहुत ही नहायत ही गरीब लोग हैं, इन लोगों को कोई सहारा नहीं है। तो अब ये है कि इंडिया गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ासकर मोदी साहब का शुक्रिया। तो हमारे रूरल डेवलपमेंट का बहुत मतलब है, ये आसान है इन लोगों पे कि ये इन लोगों के काम कर रहे हैं। अल्लाह का लाख शुक्रिया, आभार शुक्रिया। मोदी साहब को मुबारक होनी चाहिए, डीसी साहब को मुबारक होनी चाहिए, एसपी साहब को होनी चाहिए, जय साहब को होनी चाहिए, सबके इंडिया गवर्नमेंट को मुबारक होनी चाहिए जिनने मेरा गरीब का ख्याल रखा है। अल्लाह उनको तरक्की दे। बहुत मुश्किल से वक्त गुजारने, बहुत मुश्किल से, मकान नहीं था बिल्कुल, किसी के घर में माल मवेशी और बाल बच्चा किसी के घर में रखते थे। यहाँ मौसम कैसा होता? मौसम बहुत बुरा, बर्फानी इलाका, बर्फ बहुत होती, बहुत अजाब थी। आज कितना आराम हो गया आपको? आज बड़ा आराम है, मकान मिल गया। गवर्नमेंट का बहुत बहुत आसान है मेरे पर। माली हालत के मुताबिक तय किया जाता है कि किस कुनबे को पहले घर मिलेगा। इसमें बीपीएल कुनबे और बेवा लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। राजौरी में गुज़िश्ता साल 1338 जरूरतमंद लोगों को घर की सौगात मिली। इस साल 3000 से ज्यादा लोगों को अपने सपनों का घर मिलेगा। PMAY में मैं बताना चाहूँगा कि 1338 हमने केसेस लास्ट ईयर सैंक्शन किए थे, और इस बार का हमारा टारगेट लगभग 3000 का रहेगा, और जितने जो हाउसलेस लोग हैं उनको दिया जाएगा। एक इशू था कि जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सर्वे 2011 का था, जो लोग उसमें नहीं थे, जिनका नाम नहीं था, हमने ग्राम सभा करके उनका नाम भी इंक्लूड किया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें 1000 का एडिशनल टारगेट इस बार मिल रहा है, तो 3000 लोगों को इस बार हम कवर करेंगे। राजौरी में प्रधानमंत्री आवास योजना से बेघरों को तो घर मिला ही, साथ ही उन लोगों को भी पक्के मकान की सौगात मिली जिनके घर कच्चे थे और जो सरहदी इलाकों में रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन ख्वाबों को हकीकत में बदला जा रहा है जो हिंदुस्तान के गरीब से गरीब की आंख में होता है। वो है अपना खुद का घर होने का ख्वाब। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद अपने आशियाने को पाकर फूले नहीं समा रहे हैं, तो दूसरी तरफ तनमर्ग के रहने वाले 4 कुनबे आज भी अपने ख्वाबों के घर को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तनमर्ग के फिरोजपुरा के रहने वाले लोगों का कहना है कि 2 साल पहले उन्हें घर बनाने के लिए पहली किस्त की रकम अदा की गई थी, लेकिन उसके बाद से आज तक उन्हें अगली किस्त जारी ही नहीं की गई, जिसकी वजह से घर बनाने का काम पूरा नहीं हो सका है। उधर ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मोहम्मद इस्माइल की माने तो अब सारी जानकारी ऑनलाइन मौजूद है। करोड़ों की रकम अभी अदा की जानी बाकी है। जरूरतमंदों को उनकी बाकी की रकम जल्द से जल्द अदा कर दी जाएगी। कुछ पत्थर जमा करके लाए, कुछ दीवारें खड़ा किए, और हम इसके सिवा उन पैसों से कुछ नहीं कर सकते। वो पैसे भी खत्म हो चुके। और कितने साल हो गए जब गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए थे? 3 साल हुए। अच्छा, 3 साल से आज तक कोई यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं आया? नहीं। या बाकी पैसे नहीं मिले आपको? नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट मदद करे, हमारी तरफ भी दरवाजा दे और हम भी इज्जत से ज़िंदगी। तो बाद में और पैसे मिले ही नहीं, तो हम इस पुराने मकान में रह रहे हैं। हमारी गुजारिश है गवर्नर साहब से कि हमें पैसे मिले, बाकी जो है तो वजह दें हमारे काम पे, हम कर सकें, मकान बना सकें। हम ऐसे ही बैठे, बच्चे भी जवान हो गए, बेटी की शादी है अगले महीने में, तो हमें जगह भी नहीं है बैठने के लिए, तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे वो शादी। फिर उन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म किया, बहुत जुल्म किया। हमने जो ये प्लांट है ना आपके सामने, हमने बना दिया, फिर उन्हें हमको तमाशा करवाया। ब्लॉक वालों के पास जाता है, वो कहता है कि उधर जाओ, एसडी साहब के पास जाओ। अब हम इस गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि हम पर मेहरबानी करके गौर कीजिए, ताकि हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं, जमपुर में पढ़े हुए हैं, मेहरबानी करके हमें कुछ हम पर रहम।
हिजबुल मुजाहिदीन के खतरनाक मिलिटेंट बुरहान वानी की मौत की दूसरी बरसी पर मुबैना तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी की वजह से एक दिन के लिए रोकी गई अमरनाथ यात्रा आज दोबारा शुरू कर दी गई। ऑफिसर्स ने बताया कि यात्रा बहाल होने की खबर उन हजारों अकीदतमंदों के लिए बड़ी राहत लेकर आई जो अलग अलग जगहों से अलग अलग वजह से वहां पर फंसे हुए थे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड में एक सड़क हादसे में 2 अमरनाथ श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। इस बीच शेषनाग इलाके में एक स्वयंसेवक का दिल का दौरा पड़ने से भी निधन हो गया, इंतकाल हो गया, जिससे कि इस साल अमरनाथ यात्रा के दौरान मरने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। पुलिस अफसरान ने बताया है कि एक अमरनाथ यात्री से भरी एक गाड़ी काजीगुंड इलाके के जिग मोड़ में पलट गई थी और दुर्घटना जो हुई, हादसा जो हुआ, वहां वो गाड़ी जम्मू से श्रीनगर जा रही थी। उन्होंने बताया कि इस हादसे में एक जायरीन और एक पंजाब लुधियाना जिला जो का रहने वाला था सुरिंदर सिंधा, उसकी मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे अकीदतमंद विनोद कुमार की मौत अस्पताल में हुई है। तो कश्मीर एक्सप्रेस में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी खबरों का सफर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ग्राउंड जीरो खुर्शीद रब्बानी के साथ।